प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है जायसी की काव्य कला। जायसी हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की एक प्रखर किरण, प्रेम की पीर के गायक, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय के प्रतीक, सूफी संत हैं। इनके 3 ग्रंथ हैं, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। पद्मावत अवधी भाषा का आदि काव्य है। जायसी का यह प्रेम काव्य अन्य प्रेम मार्गी कवियों की रचनाओं से भिन्न है। यहाँ अन्य प्रेम मार्गी संतों ने केवल कल्पित प्रेम कथाओं का ही आश्रय लिया है, वहाँ जायसी ने इसमें कल्पना और ऐतिहासिकता दोनों को प्रश्रय दिया है। इसलिए जहाँ अन्य सूफी कवि प्रेम, करुणा, भक्ति तथा कोमल भावों के दायरे से नहीं निकल सके हैं, वहाँ जायसी का भाव पक्ष लोक भावना से समन्वित होकर युद्ध, उत्साह, क्रोध, खीज आदि के साथ उन्मुक्त गगन में भी विहार करता हुआ दिखाई देता है। पद्मावती की सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन का प्रेम वर्णित है। इस कहानी का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, पर कवि की प्रतिभा से दोनों का मणिकांचन संयोग हुआ है। पद्मावत में पद्मावती के जीवन या रतन सेन के जीवन का पूर्ण पक्ष विद्यमान है। घटनाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला भी है और रसात्मक स्थल भी। प्रबंध काव्य के लिए सबसे बड़ी कसौटी है संबंध निर्वाह। जायसी का संबंध निर्वाह अच्छा है। एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग की श्रृंखला बराबर लगी हुई है। वस्तुतः पद्मावत का कथा प्रवाह कहीं भी खंडित नहीं है, जैसा कि केशव की रामचंद्रिका का। प्रासंगिक कथाओं का जोड़ आधिकारिक कथा से अच्छी तरह मिला हुआ है। साथ ही रामचरितमानस के जैसे इसकी भी रचना एक महान उद्देश्य से हुई है। पद्मावत के कई मार्मिक स्थल हैं, जैसे नागमती वियोग, गोरा बादल प्रतिज्ञा, बादल का घर से निकलकर युद्ध के लिए प्रस्थान, दूती के निकट पद्मावती द्वारा सतीत्व गौरव की व्यंजना और सहगमन। निसंदेह इन स्थलों की मार्मिकता बहुत ही गंभीर और विशद है। अस्तु प्रबंध पटुता की दृष्टि से अगर तुलसी के बाद किसी का स्थान है तो वह जायसी ही है। समागम के सामान्य अभाव का दुख काम वेदना है और विशेष व्यक्ति के समागम के अभाव का दुख वियोग है। जायसी ने इन दोनों स्थितियों का वर्णन किया है। पद्मावत के विरह वर्णन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, नागमती रतन सेन और पद्मावती रतन सेन। नागमती का विरह एकांगी है। यहाँ नागमती के लिए रतन सेन की आंखों में संवेदना के 1-2 बूंद आंसू भी नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन नागमती के विरह वर्णन में 12 मासा का नियोजन जायसी की अद्वितीय कल्पना है। जायसी की विरहनी नागमती आशावादिनी भी है। वह रोती चिल्लाती है जरूर, लेकिन चुपचाप गोपियों की तरह बैठकर आंसुओं में ब्रज को नहीं डुबाती। उसके विरह की स्थिति में भी सर्वत्र गतिशीलता है। वह अपनी विरह व्यथा वन के लता गुल्म पशु पक्षी सभी को सुनाती है। पद्मावती का प्रारंभिक वियोग वर्णन छिछला सा है। उसमें विरह की अपेक्षा काम विह्वलता अधिक है, परंतु जब रतन सेन समुद्र में बिछुड़ जाता है तब वह पतिव्युक्ता क्रौंची की भांति आर्तनाद कर उठती है, और ठीक वैसा ही आर्तनाद उस समय भी सुनाई पड़ता है जब रतन सेन अलाउद्दीन द्वारा बंदी बना लिया जाता है। नीर गंभीर कहाँ हो पिया, तुम बिन फाटे सरवर हिया। लेकिन यह जायसी की विशेषता है कि उनकी विरहनियों ने विरह को अंत करने का सदा प्रयास किया है। पद्मावती भी वैसा ही करती है। रूप सौंदर्य वर्णन का क्षेत्र तो जायसी का अपना ही है। पद्मावती के रूप का वर्णन 2 स्थानों पर है। एक स्थान पर हीरामन सुगा रतन सेन के सामने करता है, दूसरे स्थान पर राघव चेतन अलाउद्दीन के सामने। दोनों स्थानों पर वर्णन नक्सिख की प्रणाली पर और सादृश्य मूलक है, अतः उसका विचार अलंकारों के अंतर्गत करना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। साथ ही जायसी ने रूप सौंदर्य के सृष्टिव्यापी प्रभाव की लोकोत्तर कल्पना की है। खोपा छोड़ केस मुकुलाई या उन्हीं घटा परी जग छहाँ, इसी तरह सरग पतार होई अंधियारा। इस छाया और अंधकार में
माधुरी और शीतलता है, भीषणता नहीं। पद्मावती के इसी अलौकिक सौंदर्य को सुन रतन सेन उसे पाने के लिए योगी बनकर घर से निकल पड़ता है। यहाँ मात्र रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर पागल हो जाना लोभ कहा जा सकता है, प्रेम नहीं। और रतन सेन तो विवाहित भी थे। इस तरह हम देखते हैं कि जायसी का प्रेम पूर्व राग से चलकर अंततः पूर्ण रति की स्थिति में पहुंचता है। लेकिन इसका कारण यह है कि जायसी फारसी या मसनवी पद्धति पर प्रेम का निरूपण करते हैं। मसनवी पद्धति में प्रेम प्राप्ति का प्रयास नायक की ओर से होता है, इसलिए रतन सेन पद्मावती के लिए विकल होकर उसकी प्राप्ति का प्रयास करते हैं। दूसरा सत्य यह है कि तोता गुरु का प्रतीक है और रतन सेन आत्मा का। जैसे गुरु के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर साधक उसकी प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार रतन सेन तोता के मुँह से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर उसकी प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार रतन सेन तोता के मुँह से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर उसकी प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाते हैं। सूफी लोग जगत के समस्त रूपों को परमात्मा की छाया से उद्भासित बताते हैं। उनके काव्य में प्रकृति उसी परम प्रिय के समागम के लिए उत्कंठित और व्याकुल पाई जाती है। जायसी ने पद्मावती और रतन सेन के माध्यम से इसका बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। जायसी ने अपने काव्य का उपजीव्य लोक जीवन में प्रचलित कथाओं को ही बनाया था। अतएव ऐसी स्थिति में लोक भाषा अवधी को ग्रहण करना उनके लिए अपेक्षित ही था। उनकी भाषा ठेठ अवधी है। उनमें अरबी फारसी के तत्सम तथा तुलसी के जैसे संस्कृत के तत्सम शब्दों का अभाव है, फिर भी कुछ न कुछ इन शब्दों का प्रयोग हुआ ही है। जायसी ने रति, शोक और युद्धोत्साह के द्वारा भावों की व्यंजना कराई है। पद्मावत में श्रृंगार के दोनों पक्षों का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है, लेकिन वियोग का रंग ही कुछ गाढ़ा है। वात्सल्य के उद्गार पद्मावत में विस्तीर्ण और गंभीर नहीं है, फिर भी परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत जो भी है वह बहुत ही अच्छा है। करुण रस की यह व्यंजना तो देखिए, रो वहीं रानी तजहीं पराना, नो चहीं बार करहीं खरिहाना। रौद्र और वीर रस का चित्रण तो सफल है ही, समयानुकूल विभत्स और भयानक रस का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। यद्यपि जायसी अलंकारवादी कवि नहीं थे, फिर भी उनकी रचनाओं में उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, विभावना, विरोधाभास, व्यतिरेक, प्रतीप, परिकर, असंगति आदि अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है। पद्मावत में 3 प्रकार के छंदों, दोहा, चौपाई और सोरठा का प्रयोग किया गया है। उन्होंने मसनवी शैली अपनाई है। इस तरह हम देखते हैं कि जायसी भाव और कला दोनों पक्षों से एक सफल कवि हैं।